गुड मॉर्निंग। आज हम यहाँ पे द्रव्यमान केंद्र या इसको हम संहति केंद्र इस पाठ को पढ़ रहे हैं। ये क्लास 11th का पाठ है। ये द्रव्यमान केंद्र या संहति केंद्र, सेंटर ऑफ मास इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो क्या है ये? एक्चुअल में क्या होता है, माना ये कोई पिंड है। ये पिंड कई कणों से मिलकर बना होगा। ये कण है, इनसे मिलकर बना होगा और इन कणों के बीच ये कण क्या होते हैं, एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करते हैं। ठीक है। और इन कणों के बीच जैसे ये कण इसको अपनी ओर आकर्षित कर रहा होगा, ये कण इसको अपनी ओर आकर्षित कर रहा होगा, तो ये कण एक दूसरे पर आंतरिक बल लगाते हैं। ठीक है। तो कोई भी पिंड कणों से मिलकर बना है और ये कण एक दूसरे पर आंतरिक बल आरोपित करते हैं और आंतरिक बल के कारण इनके मध्य क्या होती है, अन्योन्य क्रिया होती है। तो कणों का ऐसा समूह जो एक दूसरे पर आंतरिक बल लगाते हैं और एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करते हैं, कणों के ऐसे समूह को हम निकाय कह देते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, निकाय या कणों का निकाय। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो निकाय का मतलब कि कणों का ऐसा समूह जो एक दूसरे के साथ अन्योन्य क्रिया करते हैं और उनके बीच आंतरिक बल लगते हैं, ऐसे समूह को कणों का निकाय कह देते हैं, निकाय कहते हैं। और ऐसे पिंड, ऐसे जो कणों का जो निकाय होता है, इसका आकार क्या होता है, निश्चित होता है। तो निश्चित आकार वाले जो पिंड होते हैं उनको हम कणों का निकाय मान सकते हैं। अब इसके बाद है दृढ़ पिंड। रिजिड बॉडी। तो दृढ़ पिंड किसे कहेंगे? हम देखते हैं कुछ पिंड ऐसे जिन पे बाह्य बल लगाने पर क्या करें, अगर उनको हम दबाएं, जैसे किसी पिंड को रबड़ को हम खींचे तो खींच जाता है, दबाएं तो थोड़ा दब जाता है। पर अगर हम किसी लोहे के पिंड को दबाएं तो वो दबता नहीं है आसानी से। ठीक है। तो ऐसे पिंड जिन पर बाह्य बल लगाने पे या बाह्य बल आघूर्ण लगाने पर उनके कणों के बीच की दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होता है या नगण्य परिवर्तन होता है, तो ऐसे पिंडों को हम दृढ़ पिंड कहते हैं। यानी जो दृढ़ पिंड होगा, जैसा अगर ये दृढ़ पिंड होगा तो इस पे आप बाहर से कितना भी बल लगा दीजिए, इसके कणों के बीच की दूरी, इसके कणों के ये बाह्य बल लगा रहे हैं तो इसके कणों के बीच की दूरी, अगर ये दूरी आर है तो ये आर ही रहेगी, इसमें परिवर्तन नहीं होगा। तो दृढ़ पिंड वे पिंड हैं जिन पर बाह्य बल या बाह्य बल आघूर्ण लगाने पर उनके कणों के बीच की दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात पिंड में कोई विकृति उत्पन्न नहीं होती है। तो अगर बाह्य बल या बल आघूर्ण लगाने पर पिंड में कोई विकृति उत्पन्न नहीं होती है या उत्पन्न विकृति नगण्य है, तो ऐसे पिंडों को हम दृढ़ पिंड कहते हैं। जैसे लोहे के पिंड या जो धातुओं के पिंड हैं, धातु से बने पिंड, लोहे का पिंड, ये क्या है, जो लोहे का पिंड होगा वो अपने में दृढ़ पिंड है। ठीक है। परंतु पूर्ण रूप से दृढ़ पिंड कोई नहीं है, यानी आदर्श दृढ़ पिंड कोई नहीं है। ऐसा कोई पिंड नहीं है जिस पर बाह्य बल लगाने पर उसके कणों के बीच की दूरी में कोई परिवर्तन न हो। थोड़ा ना थोड़ा परिवर्तन अवश्य होता है, थोड़ा ना थोड़ा विकृति पिंड में अवश्य आती है। तो ऐसे पिंड कोई नहीं है जो बिल्कुल भी विकृत न हो बाह्य बल लगाने पे, अर्थात पूर्ण रूप से दृढ़ पिंड कोई नहीं है, आदर्श दृढ़ पिंड कोई नहीं है। फिर भी काफी हद तक लोहे के जो पिंड हैं, लोहे के वस्तुएं, ये दृढ़ पिंड हैं। ठीक है। इसी प्रकार से विलगित निकाय,
विलगित निकाय, आइसोलेटेड सिस्टम। विलगित का मतलब होता है अलग थलग। अगर कोई निकाय किसी अन्य वस्तु के संपर्क में नहीं है, उससे कोई अन्य वस्तु स्पर्श नहीं कर रही है, अन्य वस्तुओं से वो बिल्कुल अलग थलग है, तो ऐसे निकाय को हम क्या कहते हैं? विलगित निकाय कहते हैं। और इस पर जो है कोई बाह्य बल आरोपित नहीं होगा। अब इसके बाद है जैसे यहां पे अब हम आते हैं द्रव्यमान केंद्र। इसकी परिभाषा क्या है? एक्चुअल में क्या होता है कि जो पिंड हैं वो कणों से मिलकर बने हैं। जैसे ये पिंड माने 2 कणों से मिलकर बना है, ये एक कण ये है, एक कण ये है, ठीक है। तो प्रत्येक जो निकाय है वो कणों से मिलकर बना है और प्रत्येक निकाय में एक ऐसा बिंदु संबद्ध होता है। प्रत्येक निकाय में या प्रत्येक बिंदु ये पिंड में एक ऐसा बिंदु होता है जो इस प्रकार से बिहेव करता है कि जैसे पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान इसी बिंदु पर केंद्रित हो, ठीक है। ऐसे बिंदु को हम द्रव्यमान केंद्र कहते हैं कि प्रत्येक निकाय में एक ऐसा बिंदु संबद्ध होता है जो कि उस पिंड या उस निकाय की संपूर्ण गति का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। ऐसा बिंदु, किसी निकाय का वह बिंदु जो कि उस निकाय की संपूर्ण स्थानांतरीय गति का प्रतिनिधित्व करता है। और यदि जैसे ये है, ये कोई पिंड है, अगर इस पे कोई बाह्य बल लग रहा है और ये पिंड गतिमान है, माना ये पिंड गति की अवस्था में है, तो यदि निकाय पर कोई बाह्य बल लगने पर निकाय गति की अवस्था में आता है तो इस पिंड में एक ऐसा बिंदु होगा जो कि इस प्रकार से व्यवहार करेगा कि जैसे वो बाह्य बल केवल उसी बिंदु पर लगा हो और इस पूरे निकाय का द्रव्यमान उसी बिंदु पर केंद्रित हो, तो उस बिंदु को हम कहते हैं द्रव्यमान केंद्र। यानी अगर ये वस्तु या ये निकाय जो कि कई कणों से मिलकर बना हुआ निकाय है, ये निकाय अगर बाह्य बल के कारण यहां पर गति की अवस्था में है तो यहां पर क्या होगा, जो द्रव्यमान केंद्र होगा इस निकाय का, वो द्रव्यमान केंद्र इस प्रकार से व्यवहार करेगा कि जैसे बाह्य बल उसी द्रव्यमान केंद्र पर कार्य कर रहा हो, ठीक है। और उस द्रव्यमान केंद्र वाले बिंदु पर इस पूरे पिंड का द्रव्यमान कार्य कर रहा हो। यानी अगर इस पिंड का द्रव्यमान 50 किलोग्राम है तो इस पिंड का जो द्रव्यमान केंद्र होगा उसके हम ये मान सकते हैं इस पूरे पिंड का जो द्रव्यमान है 50 किलोग्राम, वो द्रव्यमान केंद्र वाले बिंदु पर ही कार्य कर रहा है। तो जैसे मैं यहां पर निकाल रहा हूं, मैं यहां पर द्रव्यमान केंद्र का सूत्र निकाल रहा हूं कि द्रव्यमान केंद्र का सूत्र क्या होता है। तो हम यहां पर आसानी के लिए ये मान के चल रहे हैं कि कोई पिंड है जो कि 2 कणों से मिलकर बना है, इन 2 कणों से मिलकर बना है। इस पहले वाले कण का मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश R1 है और इस कण का द्रव्यमान है M1। दूसरे कण का मूल बिंदु O के सापेक्ष जो स्थिति सदिश है वो R2 है, ठीक है। इस M1 द्रव्यमान वाले कण का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश R1 और इस M2 द्रव्यमान वाले दूसरे कण का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश R2 है। तो इनको मिलाने वाली जो रेखा होगी, ठीक है, इस रेखा के किसी बिंदु पर क्या होगा, इन दोनों कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र स्थित होगा। इन दोनों कणों का जो निकाय है
उसका जो द्रव्यमान केंद्र होगा वो इनको मिलाने वाली रेखा पर कहीं पर स्थित होगा। तो हमने माना यहां पर मान लिया कि यहां पर इसका द्रव्यमान केंद्र है CM। द्रव्यमान केंद्र को CM से प्रकट करते हैं। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें बताना कि इस द्रव्यमान केंद्र का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश क्या होगा। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि इस द्रव्यमान केंद्र का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश माना वेक्टर R है। ठीक है, तो हम जो है इस R का मान निकालेंगे, या इसको हम RCM कह देते हैं। तो इसका मान क्या होगा, तो देखिए इसके लिए सूत्र कि द्रव्यमान केंद्र के निर्देश, द्रव्यमान केंद्र CM का स्थिति सदिश, तो इसका स्थिति सदिश हमने क्या माना है RCM। तो RCM, वेक्टर RCM बराबर होगा पहले कण का द्रव्यमान इंटू इसका स्थिति सदिश R प्लस दूसरे कण का द्रव्यमान इंटू इसका स्थिति सदिश R2 बटे दोनों कणों के द्रव्यमानों का योग। यहां पर ये जो वस्तु है ये दो कणों से मिलकर बनी है M1 M2, तो हमने इसको कह दिया दो कणों से मिलकर बना हुआ निकाय है। तो यहां हर में क्या आ जाएगा, इन दोनों कणों के द्रव्यमानों का योग आ जाएगा। माना यहां पर अगर कोई तीसरा कण भी होता, माना ये पिंड तीन कणों से मिलकर बना है, M3 द्रव्यमान वाला कण है, और इसका मूल बिंदु के सापेक्ष इसका स्थिति सदिश माना वेक्टर R3 है, तो तब जो है, तो तब इन तीन कणों से मिलकर बने हुए निकाय का जो द्रव्यमान केंद्र होगा उसका सूत्र होगा RCM बराबर M1R1 प्लस M2R2 प्लस M3R3 और बटे M1 प्लस M2 प्लस M3। ये इसका सूत्र आ जाएगा। यानी प्रत्येक द्रव्यमान को उसके स्थिति सदिश से गुणा करना है। फिर यहाँ पर दूसरे कण के द्रव्यमान को उसके स्थिति सदिश से गुणा किया, फिर इसके तीसरे कण के द्रव्यमान को उसके स्थिति सदिश से गुणा किया, जोड़ दिया, ये अंश में आ गया। हर में जो है सभी कणों के द्रव्यमानों का योग आ गया। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कई बार कि जबकि यहां पर स्थिति सदिश ना दिया हो बल्कि निर्देशांक दिए हो, जैसे माना ये x अक्ष है, ये क्या है y अक्ष, या यहां पर एक कण है, एक पिंड है जो कि दो कणों A और B से मिलकर बना है। इस कण का द्रव्यमान है M1, इस कण का द्रव्यमान है M2। ठीक है, और ये त्रिविमीय पिंड है, ये माना z अक्ष है। इसके निर्देशांक है, पहले कण के निर्देशांक हैं x1 y1 z1, दूसरे कण के निर्देशांक हैं x2 y2 z2। तो हमने क्या माना कि माना कोई वस्तु या पिंड दो कणों A और B से मिलकर बनी है, इन दो कणों के द्रव्यमान है M1 और M2। इस एक कण के निर्देशांक हैं x1 y1 z1 और दूसरे कण के निर्देशांक हैं x2 y2 z2। तो हमको ये बताना है इस पिंड का, इस या इन दो कणों के निकाय का जो द्रव्यमान केंद्र होगा वो कहां पर होगा। तो हम द्रव्यमान केंद्र कैसे निकालेंगे, द्रव्यमान केंद्र मतलब इन दो कणों से मिलकर जो पिंड बना होगा उस पिंड में एक ऐसा बिंदु होगा जिस बिंदु पर इस पूरे पिंड का द्रव्यमान कार्य कर रहा होगा, और वो बिंदु इस प्रकार से व्यवहार करता है कि जैसे इसी पिंड पर पूरा बाह्य बल लगा हो। अगर इस पूरे पिंड पे बाह्य बल लगा तो वो द्रव्यमान केंद्र ऐसा व्यवहार करता है कि बाह्य बल इसी द्रव्यमान केंद्र पर कार्य कर रहा हो। तो हमें इस द्रव्यमान केंद्र का मान निकालना है, के निर्देशांक निकालने हैं। तो माना इन दो कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र यहां पर है, द्रव्यमान केंद्र को हम दर्शाते हैं CM से, और इसके निर्देशांक हैं x बार, y बार, z बार। तो इसका सूत्र क्या होगा, तो हम इसका सूत्र निकाल रहे हैं। तो कैसे निकलेगा सूत्र, यहां पर तीन निर्देशांक है, x निर्देशांक, y निर्देशांक, z निर्देशांक। तो सूत्र आएगा द्रव्यमान केंद्र CM का x निर्देशांक, हम तीनों निर्देशांक निकालेंगे इसके, यह आ जाएगा
इसका x निर्देशांक क्या मान का x बार, ये बराबर होगा वही m पहले कण का द्रव्यमान इनटू इसका x निर्देशांक यानी x1 प्लस दूसरे कण का द्रव्यमान इनटू इसका x निर्देशांक, इसका x निर्देशांक है x2 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, अगर ये कण, ये निकाय या ये वस्तु तीन कणों से मिलकर बनी, माने यहां पर एक तीसरा कण भी है C कण जिसका द्रव्यमान है m3 और इसके निर्देशांक है x3 y3 z3, तो तब यहां पर तीसरा टर्म में आएगा कि तीसरे कण का द्रव्यमान इनटू इसका x निर्देशांक, तीसरे कण का द्रव्यमान m3 मान लिया और इसका निर्देशांक हमने क्या मान लिया x3 मान लिया। ठीक है, अब तब हर में क्या आएगा इन तीन कणों का द्रव्यमानों का योग। हम इसको यहां भी मान सकते हैं, इसके निर्देशांक हो गए x2 y2 z2, इसके निर्देशांक हो गए x3 y3 z3। ऐसे इसका द्रव्यमान केंद्र CM का y निर्देशांक भी निकाल सकते हैं। इसका y निर्देशांक कैसे होगा, इसके लिए हम यहां पर लिख देंगे y बार, इसी का इस द्रव्यमान केंद्र CM का y निर्देशांक कैसा आएगा, पहले कण का द्रव्यमान इनटू इसका y निर्देशांक यानी y1, फिर दूसरे कण का द्रव्यमान इनटू इसका y निर्देशांक यानी y2, फिर तीसरे कण का द्रव्यमान m3 इनटू y, इसका y निर्देशांक y3 बटे m1 प्लस m2 प्लस m3। इसी प्रकार से इस द्रव्यमान केंद्र का z निर्देशांक भी हम निकाल सकते हैं। ये द्रव्यमान केंद्र CM का z निर्देशांक दिया जाएगा z बार बराबर m1 z1 पहले कण का द्रव्यमान इनटू इसका z निर्देशांक प्लस दूसरे कण का द्रव्यमान इनटू इसका z निर्देशांक प्लस तीसरे कण का द्रव्यमान इनटू इसका z निर्देशांक बटे तीनों कणों के द्रव्यमानों का योग। तो इस प्रकार से हम द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। इन पर ये y निर्देशांक हो गया, z निर्देशांक हो गया, अभी हमने x निर्देशांक निकाला, इन पर जो है न्यूमेरिकल आता है। तो द्रव्यमान केंद्र किसी निकाय का या किसी पिंड का वह प्रतिनिधि बिंदु होता है जो उस निकाय की समग्र स्थानांतरित गति का वर्णन करता है, और यदि वो पिंड बाह्य बल के अंतर्गत गतिमान है तो द्रव्यमान केंद्र इस प्रकार से व्यवहार करता है कि जैसे पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्र पर ही कार्य कर रहा हो और संपूर्ण बल द्रव्यमान केंद्र पर ही आरोपित हो। तो अर्थात यदि किसी पिंड की गति का वर्णन करना है तो हम उस पिंड की द्रव्यमान केंद्र की गति का वर्णन कर दें तो उस पिंड की गति का वर्णन हो जाता है। तो आज हमने यहाँ पे द्रव्यमान केंद्र पढ़ा, इसी को हम संयुक्त केंद्र भी कहते हैं। इसके बाद हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।